पहले पढ़े थे क्या, प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे ना। हाँ चलो, हम लोग पढ़ लिए थे पिछले क्लास में, पढ़े थे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, हम लोग क्या पढ़े थे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिए थे। आप पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का परावर्तन जब पढ़े थे, इसमें पढ़े थे प्रतिबिंब वगैरह सब कुछ पढ़ लिए थे। ठीक ना। आप देखेंगे जब दर्पण की बात करते समतल दर्पण भी पढ़ लिए थे। समतल दर्पण में फोकस दूरी की बात क्या हुआ था, पिछले क्लास के कुछ मेंबर होना चाहिए ना। समतल दर्पण की जब फोकस दूरी की बात कर रहे थे क्या कर रहे थे, अनंत की बात कर रहे थे, और क्षमता क्या था, शून्य था। ये सारी चीजें बातें किया था। ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन में देख लेते, समतल दर्पण के बारे में पूरा देख लिए थे। अब क्या रहेंगे, क्या हम लोग गोलीय दर्पण को देखेंगे। अब क्या देखेंगे हम लोग गोलीय दर्पण में। गोलीय दर्पण में क्या देखना है कि गोलीय दर्पण होता है क्या, कैसे, सारे चीज का डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वो सारी चीजें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे और ये सारा। तो गोलीय दर्पण सबसे पहले बात करते हैं, गोलीय दर्पण क्या होता है। चल देखो, हम लोग परावर्तन का नियम पढ़ लिए तो पूरा कंप्लीट कर दे, कोई डाउट नहीं था परावर्तन के नियम में ना। अब देखते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे, मतलब गोलीय दर्पण के बारे में बात करेंगे। गोलीय दर्पण में क्या होता है, तो जब भी हम किसी भी खोखले गोले को, खोखले कांच का गोला होना चाहिए, कोई भी गोला नहीं, खोखला कांच का गोला को जब करते तो वह भाग होता है जिसमें हम कलई कर देने के बाद, जिसको हम क्या कहते हैं, कलई करने के बाद क्या, तो वो परावर्तक सतह बना देता है। ठीक है, को आप पूछ देगा किसी भी खोखले गोले, कांच के गोले को कौन से कलर से कलई करेंगे जो दर्पण बना देगा वो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, चांदी का या पारा चढ़ा देंगे। दो ऑप्शन रहेगा, चांदी या पारा, दो रहेगा तो दोनों में एक से अधिक बोलेंगे, या चांदी या पारा दोनों में जो रहेगा उसको पहला मानेंगे। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, चांदी का कलर या फिर पारा लगा देंगे, पहला। दूसरा बात करेंगे, दूसरे आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे, उसके बाद क्या है, लाल रंग का। लाल रंग क्या करें, लाल रंग का जो आयरन का ऑक्साइड, लाल रंग का आयरन का ऑक्साइड जब लगा देंगे तब वो क्या बना देगा, क्या बना देगा, वो एक चमकदार सतह बना देगा, एक चमकदार सतह बनाएगा, जिससे वो दर्पण का रूप ले लेगा। तो जैसे खोखले गोले को हम दो भाग में बांटेंगे, जैसे इसको तोड़ेंगे तो दो भाग में बढ़ जाएगा, एक बना देगा अवतल दर्पण, एक बना देगा उत्तल दर्पण। उत्तल मतलब क्या होता है, उभरा हुआ भाग को क्या कहेंगे, जैसे उभरा हुआ परावर्तक सतह होगा तो उत्तल कहेंगे। उत्तल मतलब उभरा हुआ। ठीक है, उत्तल मतलब उभरा हुआ भाग जब रहेगा, उभरा हुआ भाग जब परावर्तक सतह रहेगा उसको उत्तल दर्पण कहेंगे, और धसे हुए भाग को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। धसा हुआ जिसका परावर्तक सतह रहेगा उसको अवतल दर्पण कहते हैं। अब डिफिनेशन देखो क्या है इसका, डिफिनेशन देखते हैं। अवतल दर्पण का डिफिनेशन क्या होता है, अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें परावर्तक सतह क्या होता है, परावर्तक सतह धसा हुआ रहता है, वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह धसा हुआ रहे उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत, अवतल, जैसे अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब की बात करेंगे, प्रकाश की किरणों का परिगमन की बात करेंगे, जैसे अवतल दर्पण में, जैसे अवतल दर्पण है इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस जिसको मुख्य अक्ष कहा जाता है, जब कभी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण गुजरती है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराने के बाद वह कहां जाके मिलती है बाबू, फोकस पर मिलती है। कहां पे जा मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। ठीक है, हमेशा याद रखना जब भी मुख्य अक्ष के समानांतर कोई भी किरण जाएगी वह फोकस पर मिलेगी, वो फोकस पे जाके पहला याद रखना। अब क्वेश्चन पूछ देगा कि जब किसी अवतल दर्पण, जब अवतल दर्पण में कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी और परावर्तक सतह से टकराने के बाद किस बिंदु पर जाके मिलेगी, तो वह फोकस पर मिलेगी। किस बिंदु पर, फोकस पर। समझ में आई बात, कोई दिक्कत। तो अवतल दर्पण का डिफिनेशन भी समझ में आ गया, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग रिवीजन। उसके बाद उत्तल दर्पण की बात करेंगे। क्या लिखा, वह दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। हमने अवतल में पढ़ा परावर्तक सतह धसा हुआ हो, बट उत्तल दर्पण में क्या होगा, परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। परावर्तक सतह क्या होगा, उभरा हुआ। हमेशा याद रखना अवतल दर्पण में क्या होगा बाबू, अवतल दर्पण में जो भी होगा, जो भी होगा, फोकस की बात करेंगे, वक्रता केंद्र की बात करेंगे, ये सब क्या होगा, दर्पण के सामने होगा। अवतल दर्पण में क्या होगा, जितने भी होगा दर्पण के सामने होगा। क्या क्या, फोकस हो जाए, वक्रता त्रिज्या हो जाए, ये सारे क्या हो जाएगा, दर्पण के सामने हो जाएगा। बस उत्तल दर्पण में क्या होगा, ये दर्पण के पीछे होगा। उत्तल दर्पण में क्या होगा, दर्पण के पीछे हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे जैसे अवतल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करेंगे। उत्तल दर्पण की जब बात करें, जब यहां से किरण टकरा के गई, इसका सारा क्या हो जाएगा, पीछे की ओर हो जाएगा, फोकस वगैरह। और जब भी मुख्य, हमको याद है कि मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरने वाली रेखाएं किरण परावर्तक सतह से टकराने के बाद वह कहां पे, उत्तल दर्पण में प्रतीत होगी। कैसा बने, वास्तविक मिरर इमेज नहीं बनता उत्तल दर्पण में, क्या वास्तविक नहीं, आभासी बनेगा, आभासी न बनेगा। अवतल दर्पण में क्या होगा,
वास्तविक बनेगा, अवतल दर्पण में वास्तविक बनेगा और उत्तल दर्पण में आभासी बनेगा, इतना याद रखना है। आगे बढ़े। चलो देखो, अब गोलीय दर्पण का क्या देखेंगे हम लोग। गोलीय दर्पण में क्या देखेंगे, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखें हम लोग। क्या गोलीय दर्पण के संबंध में क्या कुछ परिभाषा देखेंगे, क्या क्या परिभाषा देखेंगे बाबू। देखो, जब परिभाषा की बात, सबसे पहले क्या, एक गोलीय दर्पण जब बनाएंगे तो यहाँ पे रहेगा क्या, कोई क्या फोकस, क्या ध्रुव रहेगा, जिसको पोल कहें, ध्रुव रहेगा यहाँ पे। उसके बाद क्या रह जाएगा, ध्रुव के बाद क्या रहेगा, ध्रुव के बाद एक फोकस दूरी रहेगा, फोकस दूरी रहेगा, फोकस दूरी के बाद क्या रहेगा, वक्रता त्रिज्या रहेगा, यही चीज ना रहेगा। तो ये सारे चीज देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, फोकस के बारे में, पोल के बारे में। सबसे पहले क्या देखेंगे, पोल के बारे में देखेंगे। पोल के बारे में क्या देखा, जिसको ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे कोई परावर्तक की सतह है, दर्पण है, दर्पण के परावर्तक सतह बीचों बीच में, जो बीचों बीच में रहेगा उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। बीचों बीच में जो रहेगा उसको क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। बीचों बीच में जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, ध्रुव कहते हैं। जैसे यहाँ पे बना के रख लेते हैं, ये मान लो परावर्तक सतह है तो इसके बीचों बीच वाले को ध्रुव कहते हैं, ठीक है। जिसे किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। ध्रुव को किसे करते हैं, पी से करते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र मुख्य अक्ष पर जितने भी होगा, फोकस दूरी की बात करें, फोकस लेंथ बिंदु की बात करेंगे, वक्रता त्रिज्या, ये किस पर होगा, मुख्य अक्ष में होगा। किस पर होगा, मुख्य अक्ष पर होगा। किस पर होगा, मुख्य अक्ष पर होगा। तो वक्रता केंद्र की जब बात करें, वक्रता केंद्र यहाँ होगा। वक्रता केंद्र यहाँ क्या करता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। जी क्या कहते हैं, क्या बोला, खोखले गोले का जो भाग है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे इसको सी से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं, इसको यहां से, इसको वक्रता त्रिज्या बोले, जिसको खोखले गोले का जो भाग होगा उसको सी से डिनोट करेंगे ना, तो क्या होता है, वक्रता केंद्र कहेंगे उसको। कोई दिक्कत, क्या लिखा, खोखले गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस दर्पण का केंद्र को क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। कोई दिक्कत। आगे देखो, इसी में बात वक्रता त्रिज्या की बात करेंगे। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब यहां से बाबू ये क्या करेंगे, ये ध्रुव, ये ध्रुव से लेके, ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच के जो दूरी होगा उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को इसको क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। इसको आर से डिनोट कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहेंगे। कहां से होगा, अर्थात दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता केंद्र हो गया सी, तो इसके दूरी को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहां से लेके यहां तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला देखो, आगे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष की बात करेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है, दर्पण का मुख्य अक्ष। क्या बोला, गोलीय दर्पण के ध्रुव और उसके वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, जैसे ये वाला, ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव। जैसे ध्रुव को एक क्या करेंगे, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र, मान लीजिए वक्रता केंद्र सी है, इसको ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। समझिए, कोई दिक्कत, समझ में आई बात। अगला बात क्या करें, अगला फोकस दूरी की बात करें। फोकस, मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, क्या बोले, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, जैसे ये कोई दर्पण है, ये मुख्य अक्ष हो गया। अभी मुख्य अक्ष के बारे में देखिए, जब इसके समांतर कोई किरण आएगी, जब परावर्तक सतह से टकराने के बाद जिस बिंदु पर जाके मिलती है उसे क्या कहते हैं, फोकस, मुख्य फोकस कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहा जाता है। अब इसी बात करें, फोकस दूरी किसे कहते हैं, क्या गोलीय दर्पण का, क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण के ध्रुव से, यहां से ये ध्रुव हो गया, पी हो गया, जब ध्रुव से फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। कोनो दिक्कत, आगे बढ़े, वही लिखा गया फोकस दूरी। क्या देखो, गोलीय दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। इसे एप से प्रदर्शित किया जाता है। तो फोकस दूरी याद रखना हमेशा, क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
धनात्मक होगी। जो राइट साइड में होगा, जो राइट साइड में होगा उसे क्या, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी सब क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे होगा तो राइट साइड में होगा, और लेफ्ट साइड में जो होगा वो ऋणात्मक होगा, जिसको नेगेटिव कहेंगे। कोई दिक्कत? और तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और उत्तल दर्पण में जो भी चीज बनेगा वक्रता केंद्र भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, फोकस दूरी भी पॉजिटिव होगा, वक्रता त्रिज्या भी फोकस दूरी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे उत्तल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस दूरी भी नेगेटिव होगा और वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव होगा। कोनो दिक्कत? चलो आगे। तो हमेशा फोकस दूरी क्या हो जाता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होता है। कोनो दिक्कत? यहाँ याद रखना, कल पिछले क्लास में बताए थे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत। बताए थे ना, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और इसकी क्षमता की जब बात करेंगे क्या होगा, क्षमता शून्य होगा। क्षमता क्या होगा, शून्य होगा। क्षमता क्या होगा, शून्य होगा। कोई दिक्कत? आंखें अभिलंब किसे कहते हैं, अभिलंब की बात करेंगे। अभिलंब क्या होगा बाबू, देखो गोलीय दर्पण से किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। क्या समझी? जब क्या बोला कि गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा अभिलंब कहलाती है। जैसे यहाँ पे गोलीय दर्पण है तो ये अभिलंब क्या, वक्रता केंद्र यहाँ पे है ना, जब फोकस बिंदु से दर्पण के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को अभिलंब कहते हैं। चले, चीन परिपाटी का ये सब तो अलग चीज होता है। क्या साइन कन्वेंशन की बात है, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के अनुदिश नापी जाती है। हमेशा याद है, क्या बोला कि जैसे चीन परिपाटिका की बात करेंगे, जो भी दर्पण में नापा जाएगा दूरियां दर्पण से, वो क्या मुख्य अक्ष के अनुदिश, मुख्य अक्ष के आधार पे नापा जाएगा। मुख्य अक्ष पर जाएंगे, वहां से अगर लेफ्ट साइड में होगा तो ऋणात्मक होगा, और राइट साइड में होगा तो धनात्मक होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब टॉपिक आ गया प्रतिबिंब बनने का नियम। जैसे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम क्या, पहला नियम तो बता चुके हैं कि मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के, पहला नियम क्या लगता है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर के चलने वाली किरणें परावर्तन के बाद कहां पे जाके मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। पहला नियम कान खोस के रल लेना है कि कुछ कहीं नहीं जाएगा। जब भी वो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण गुजरेगी तो वो परावर्तन के बाद कहां मिलेगी, फोकस पर मिलेगी। तो तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से आती हुई अवतल दर्पण में डायरेक्ट मिल जाएगी, बट उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होगी, क्योंकि आभासी पीछे की ओर बनेगा ना। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होगा, पीछे की ओर फोकस होता है, और अवतल दर्पण में आगे की ओर होता है। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, अगला क्या, जब वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। इसको समझो, 10 क्लास में पूरा पढ़ चुके। जब कोई दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, ये क्या वक्रता केंद्र हो गया। अब मान ले पहला नियम, जैसे ये मुख्य अक्ष से समानांतर गई, जिस बिंदु पे जाके मिलेगी उसी को फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे कहाँ मिलेगी, जाके फोकस पर मिलेगी। और जैसे ही कोई वस्तु यहाँ पे है, जब वक्रता केंद्र से टकरा के जाएगी, वक्रता केंद्र से गुजरेगी, तो वापस उसी दिशा में गमन कर जाएगी, वापस लौट जाएगी। बोल याद रखना सेकंड, जब कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस आ जाएगी, होगी ना, कोई दिक्कत? अगला क्या बात है कि अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली किरणें तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर से आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। नहीं समझी? जब कोई किरण किससे होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। जब फोकस से होकर, यहां से मान ले कोई वस्तु यहाँ पे है और ये फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी। यहां से टकराएगी तो ये क्या चल जाएगी, टकराने के बाद इधर की ओर चली जाएगी। नहीं समझी? फिर से देखो, बड़ा फिगर बना के दिखाते हैं। जब कोई एक दर्पण है, ये दर्पण है, जब ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे फोकस बिंदु है, जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, जब फोकस से काटेगी, फोकस से कटते हुए जाएगी, परावर्तन के बाद क्या होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर गुजर जाएगी। दिक्कत? एक वस्तु यहाँ पे है,
जब इधर से जाएगी तो यहाँ टकराएगी, सॉरी यहाँ से जाएगी, फोकस से होती जाएगी तो टकरा के मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। कोई दिक्कत? ये 3 नियम हमको कान खोल के याद, ये 3 नियम हमारा क्या करेगा, पूरा इमेज का बना देगा, इमेज को बनाने में मदद करेगा। ये दर्पण का इमेज बनाने में दर्पण में मददगार होता है ये रूल। कोई दिक्कत? चलो आप क्या देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंबों की प्रकृति कैसा होगा, कैसा चित्र बनेगा वो देखेंगे। जब वस्तु को हम अनंत पे रखते हैं, क्या जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो फोकस, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। याद रखना, जब दूर में रहेगा, जब दूर में रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा, पोल के ध्रुव के नजदीक बनते हुए नजर आएगा। तब क्या, जब वस्तु को अनंत में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, पोल पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, फोकस बिंदु पे बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा न बन रहा है, ठीक है। जब वो कहाँ रहेगा, उल्टा बनेगा। कोई दिक्कत? समझे? आगे की बात करें। अगला क्या बोला, जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र के, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे, ये वक्रता केंद्र हो गया, अनंत के बीच में रखे तो वस्तु कहाँ का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा, छोटा बनेगा बट वास्तविक रहेगा। अवतल दर्पण में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा बाबू वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा बट उल्टा रहेगा। ठीक है। अब जैसे अनंत में रहेगा वस्तु तो उसका फोकस पर बनेगा तो वो छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है। और कहाँ, फोकस बिंदु पर बनेगा। और कैसा रहेगा, वास्तविक प्रकृति का रहेगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, वो बनेगा कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। कोई दिक्कत? अगला बात करेंगे, जब वस्तु को वक्रता त्रिज्या पर रखा जाए तो वस्तु को जब वक्रता त्रिज्या पर रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा, वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। वक्रता त्रिज्या पर आएगा तो बराबर। अब देखो कैसे समझना है, जैसे वस्तु को, जब वस्तु इधर की ओर रखेंगे, जब वस्तु को इधर रखा गया, इधर की ओर रखा जाएगा कहीं भी अनंत में, तो वस्तु कहां बनेगा, पोल के नजदीक बनेगा, पोल के नजदीक बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। जैसे ही हम फोकस दूरी से इधर की ओर भागते जाएंगे, इधर यहाँ क्या नजदीक वक्रता त्रिज्या पर आएंगे तो बराबर हो जाएगा। अंदर घुसेगा, जैसे वक्रता केंद्र से अंदर घुसेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब क्या बड़ा बनते जाएगा बट उल्टा ही रहेगा। ठीक है, आ जाओ। जब वस्तु को कहां रखा गया, जब वस्तु को रखा गया वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में, जब वस्तु को फोकस के बीच में रखा है, कहां प्रतिबिंब बन रहा है, कहां, वक्रता केंद्र के बाद। वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, वक्रता केंद्र के बाद, परे बोलेंगे, वक्रता केंद्र के परे बोलेंगे। ठीक है, वक्रता केंद्र के परे बोलेंगे। कैसा बनेगा बाबू, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। कोई दिक्कत, वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे, जब वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत में बनेगा। कहां बनेगा, अनंत में बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। कोई लिमिट नहीं है कितना बनेगा अनंत में। याद रख, पहला चीज, पहला एक इसको याद रखें, फिर से रिमेंबर कर लेंगे। एक और देख लेते हैं, उसके बाद इसका पूरा रिवाइज कर लेंगे। जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाएगा, ध्रुव और फोकस के बीच में, तो इसमें कैसा बनेगा, एक ही कंडीशन में अवतल दर्पण में, एक ही कंडीशन जब आएगा अवतल दर्पण में, जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक नहीं आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। कोई दिक्कत, कब, और वस्तु से बड़ा बनेगा। कब, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तब उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के पीछे। याद रहेगा, जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। कोनो दिक्कत, कोनो दिक्कत। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार पटाख से रिवीजन कर लेते हैं। चलो देखो, पहला क्या देखें हम लोग, पहला देखें, पहला नियम, पहला जब कंडीशन देखेंगे, जब वस्तु को कहां रखे थे बाबू, पहला कंडीशन, जब वस्तु को कहां पे रखे थे, जब वस्तु को रखेंगे अनंत पे, पहला कंडीशन में वस्तु को रखे अनंत पे, जब वस्तु को अनंत पे रखे तो उसका प्रतिबिंब कहां बना, तो वस्तु को अनंत पे रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बना, फोकस पर बना। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और लगभग क्या होगा, बिंदु के आकार का बहुत ही छोटा। ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं इसका, पहले खींच लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ठीक है,
यहाँ रखेंगे क्या, वस्तु को रखेंगे, यहाँ प्रतिबिंब होगा और यहाँ क्या होगा, प्रकृति। प्रकृति देख लेते हैं, ठीक है। जब वस्तु को कहाँ पे, अनंत पे, जब वस्तु को अनंत पे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे, फोकस पे। कैसा बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और बिंदु के आकार का, बहुत ही छोटा बिंदु के आकार पे होगा। ये हो गया पहला। दूसरा जब बात करेंगे, दूसरा कंडीशन, जो वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और किसके, वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कैसा होगा, वास्तविक होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर, वास्तविक कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बराबर होगा, क्या, वस्तु के बराबर होगा। याद रहा। अगला बात करेंगे, अगला क्या, जब वस्तु को फोकस पे रखा, 5 नंबर में क्या, जब वस्तु को फोकस पे रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, अनंत पे बनेगा, अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब जब अनंत पे बनेगा, जब अनंत पे वस्तु था प्रतिबिंब फोकस पे, जब वस्तु फोकस पे प्रतिबिंब अनंत पे, एक दूसरे को उल्टा। और प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा, वस्तु से बहुत ही बड़ा होगा। अब जब वस्तु को रख देंगे बाबू कहाँ पे, कहाँ पे, जब फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। वो दिक्कत समझ में आई बात। देखो फटाक से अवतल दर्पण का उपयोग क्या देखेंगे। जब अवतल दर्पण का उपयोग की बात करें, यदि वस्तु को दर्पण के समीप रखने पर प्रतिबिंब सीधा, वस्तु से बड़ा तथा दूर रखने पर उल्टा तथा वस्तु से बड़ा अथवा छोटा बनता है दर्पण, तो दर्पण अवतल दर्पण के इस दर्पण का निम्न उपयोग करेंगे। जब क्या बोला गया, जब वस्तु को अवतल दर्पण के समीप रखते हैं, नजदीक रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। समीप मतलब ध्रुव पर ले जाएंगे, फोकस के नजदीक ले जाएंगे, फोकस और ध्रुव के बीच में रख देंगे तो कहाँ, पीछे बन रहा था, तो पीछे बन रहा था, क्या बन रहा था, सीधा बन रहा था, वास्तविक नहीं बन रहा था, सीधा आभासी बन रहा था, बट वस्तु से बड़ा बन रहा था। जैसे दूर जाएंगे, दर्पण से दूर जाएंगे तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, वस्तु के आकार के बड़ा भी हो सकता और छोटा भी हो सकता, ये याद रख। अब इसका उपयोग बात करें, क्या क्या उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग, दाढ़ी बनाने के समय प्रयोग किया जाता है। नाक कान गले के जांच के लिए डॉक्टर यूज करते हैं अवतल दर्पण का। बोला डेंटिस्ट या नाक कान या गले के डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए सैलून में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया, क्या, परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। बोला परावर्तक के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। परावर्तक दूरदर्शी में भी इसका उपयोग किया जाता है। बोला परावर्तक दूरदर्शी, दूर तक देखने के लिए कौन सा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। कोई दिक्कत, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। जब उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो। उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। कैसा, कैसा, ऐसा, ये अंदर कलई किया हुआ रहेगा, बाहर में उभरा हुआ रहेगा, ठीक है, परावर्तक सतह इसका। तो क्या क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे, जब इसका प्रतिबिंब बनाएंगे कैसे, जब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना का बनना कैसे होगा, जब वस्तु को अनंत पे रखेंगे। अवतल दर्पण पे अनंत पे रख रहे थे, कहां पे बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। कैसा, आभासी बन रहा था, वास्तविक, वास्तविक बन रहा था अवतल दर्पण में, उल्टा बन रहा था और छोटा सा बहुत हो रहा था। ये जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, फोकस पे ही जाके बनेगा, क्योंकि पहला रूल, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो टकराने के बाद फोकस पर मिलती है। तो ये कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण में सीधा, आभासी तथा अत्यंत छोटा बनेगा, क्योंकि फोकस पे जाके मिलेगी बाबू, तो मिलेगी तो छोटा नहीं होगा, पॉइंट आकार का होगा। जब वस्तु को अन्य किसी स्थान पे कहीं भी रखा जाए, कोई भी स्थान पे उत्तल दर्पण में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। क्या बनेगा, दर्पण के पीछे। फोकस और दर्पण के मध्य, कहां बनेगा, फोकस और दर्पण के मध्य, बीच में, फोकस और दर्पण के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कोई दिक्कत, उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा ही बनेगा। इसलिए हम लोग दाढ़ी बनाने वाले सैलून में उत्तल दर्पण का उपयोग नहीं। दाढ़ी बनाने गया, वहां दाढ़ी दिख रहा, वहां बड़का छोटा छोटा दिख, पता नहीं चलेगा उसको, क्या पता चलेगा, नाक काट दिया कि कान काट दिया पता नहीं चलेगा। बाल काट रहा है, इधर पता नहीं चलेगा, इधर ऊपर नीचे हो जाएगा। उसको बनाना है कटोरा, अच्छा बना देगा टकमुला, कुछ भी कर देगा। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं जो एक जैसा।
चलिए इतना। चलो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, उपयोग देखो फटाक से। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या, यदि प्रतिबिंब वस्तु के प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा तथा वास्तविक वस्तु से छोटा है तो दर्पण उत्तल होगा। अगर जहां पे वस्तु से छोटा प्रतिबिंब दिखा हो तो वह उत्तल दर्पण कहलाएगा, उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो क्या बोला, यदि उत्तल दर्पण का पहचान, यदि प्रतिबिंब वस्तु के प्रत्येक स्थिति में कहीं भी रखे, अगर वस्तु से छोटा दिखे और सीधा रहे तो वह उत्तल दर्पण का रूप होगा, उत्तल दर्पण होगा वो दर्पण। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग करेंगे इसका, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में चालक को पीछे तथा बराबर के वाहनों को देखने के लिए, जो पश्च दृश्य दर्पण के रूप में, साइड मिरर कहते हैं ना, साइड मिरर, दोनों बगल मिरर जो लगा, उसके लिए यूज करते हैं किसका, अवतल दर्पण का। आगे बढ़े तो क्या, सड़क पर लगे लैंपों के पीछे परावर्तक तल के रूप में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, अब दर्पण सूत्र देख लो, दर्पण सूत्र फटाक से खत्म करते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र में क्या होगा, दोनों दर्पणों के लिए क्या होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। u किसे कहते हैं, ये सारा चीज जानते हैं आप, क्या कहते हैं, सारा चीज जानते हैं। u दर्पण की वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की दूरी हो गया v, और f फोकस दूरी हो गया। नोट में क्या, लेंस के लिए यही सूत्र अवैध है, लेकिन मध्य स्थित धनात्मक चिन्ह ऋणात्मक के रूप में बदल जाता है। दोनों का सूत्र एक ही है, बात यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा दर्पण में और नेगेटिव क्या होगा लेंस में, जब नेगेटिव होगा लेंस का सूत्र कहलाएगा वो। कोई दिक्कत, हमेशा याद रखना। जब वस्तु अवतल दर्पण में होगा, जब वस्तु अवतल दर्पण की बात करेंगे, उसमें जो भी वस्तु की स्थिति की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, u हमेशा क्या, अवतल दर्पण में हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक की बात करेंगे। किसी भी अवस्था में जब रहेगा वो क्या रहेगा, ऋणात्मक। बट कब, किंतु f और p के बीच वस्तु की स्थिति को छोड़कर, फोकस तथा ध्रुव के बीच की स्थिति को छोड़कर बाकी जितने भी रहेगा वो ऋणात्मक, क्योंकि फोकस और ध्रुव के बीच में प्रतिबिंब बनता कैसा, आभासी बन जाता पीछे की ओर, ये धनात्मक बन जाता है। बट बाकी कंडीशन में जो भी रहेगा अवतल दर्पण में वो ऋणात्मक होगा, और उत्तल दर्पण में हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा हमेशा। क्या उसमें, अब उत्तल दर्पण में u क्या होगा, एक चीज ऋणात्मक होगा, वो क्या होगा, वस्तु सामने रखेंगे पीछे रखेंगे, वस्तु ऋणात्मक होगा और सब चीज क्या होगा, धनात्मक होगा। चलो कोई दिक्कत, यहां तक मेरा ये दर्पण, गोलीय दर्पण का टॉपिक खत्म होता है बाबू। और इसके बाद हम लोग अगले क्लास में क्या कर लेंगे, इसको आगे क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे अगले क्लास में, MCQ इसका देख लेंगे पूरा। ठीक है, चलो यहां तक रहेगा तो धन्यवाद। कोई दिक्कत, चलो।